सरबराह पाक ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? जी ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, अभी जो सिचुएशन है उसमें पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि जो पाक ज़मीन पार्टी है उसके पास कोई सीट वीट तो है नहीं, कोई खास ऐसा स्टेक तो है नहीं, फिर एहतजाज किस बात का करी है सर? ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर वो हम इतने ही जिसे कहते हैं कि उनके लिए अहमियत का हामिल नहीं है तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। और ये जो लोग आएंगे वो कहीं अफ़गानिस्तान से तो आएंगे नहीं या बर्मा से तो आएंगे नहीं, तो ये कराची के ही लोग होंगे। आप उनकी भी आइडेंटिटी ना करें, कहेंगे भाई जो लोग ये तो वो लोग हैं जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो फिर पता चलेगा। खैर लोग अपने जब सारे लोग ख़ुदकुशियाँ नहीं करेंगे, जाकर नौजवान सारे ख़ुदकुशी नहीं करेंगे, कराची के लोगों ने अभी ये फ़ैसला किया है, तो जो लोग असेंबलियों में हैं अगर वो नहीं कुछ करा पा रहे और वो अगर नहीं इस पीपल्स पार्टी को रोक पा रहे, वो 2013 में भी नहीं रोक पाए थे जब 80% इख्तियारात और वसाइल चले गए थे। जो पार्टी हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, उनके सामने एक गवर्नरी देकर उनको 4 वजारतें देकर उन्होंने सारा 80% इख्तियार उस वक्त ले लिया। तो खून तो मुँह को लगाया है उन्हीं पार्टीज़ ने इस पीपल्स पार्टी को, जो असेंबलियों में बैठे थे मैंडेट के नाम पर। तो खैर हमें इसकी परवाह नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि जो है वो लोगों की ताकत क्या होती है। ठीक है। अच्छा सर, अब जिस तरीके से आप तिब्बत सेंटर से वज़ीर-ए-आला हाउस जाने का आपने ऐलान कर दिया है, तो सर अकेले जाएंगे या फिर दीगर जमातों को भी साथ मिलाएंगे? क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने, क्या करने जा रहे हैं? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई हमने पहली और आखिरी कॉल नहीं दे दी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम 1.5 माह से तकरीबन हमने 5 मुजाहरे किए हैं डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुजाहरा किया, 4-5 हज़ार लोग जमा हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। फिर हम औरंगी चले गए, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर वेस्ट में जाकर मुजाहरा किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आए, हसन स्क्वायर पर मुजाहरा हुआ बहुत बड़ा, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी गए, हमने मुजाहरा किया बहुत बड़ा मीडिया के सामने, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर हमने ये फैसला किया कि भाई इस तरह से रोज़ाना आकर आवाज़ लगाएं और हमारी कोई बात, लोगों की बात सुन नहीं रहा और ये अपने काम करते चले जा रहे हैं, तो एक दफ़ा हम जो है वो पूरी कराची को आवाज़ लगाएं और लोग अगर जमा होते हैं इंशाअल्लाह ताला तो हम वहाँ से फिर वज़ीर-ए-आला हाउस जाकर आवाज़ लगाते हैं, शायद उनके कानों में आवाज़ जाए। स्ट्रेटजी यही है। नहीं किसी पार्टी को हमने ना मना किया है ना हमने किसी को बुलाया है। हम ये मसला सबका है और पीपल ये तमाम, मैंने जिस तरह के तायीद किए, जो भी पार्टीज़ यहाँ पर मुजाहरे कर रही हैं, जो भी बात कर रही हैं, मैं उनकी इंटेंशंस पे नहीं जाता। जमात इस्लामी के तो कैंप पे हम चले गए 2 दफ़ा, हमारे लोग चले गए, फिर मैं खुद चला गया और हमने जिस भी लेवल पे जो बात कर रहा है, इस पीपल्स पार्टी को इस काले कानून को लागू करने से रोकना है हर हाल में। और 2001 का लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस लेकर आना है, हमें वज़ीर-ए-आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हमें सिंध की गलियों में लेकर आना है इख्तियारात और वसाइल। 18वीं तरमीम सिर्फ वज़ीर-ए-आला को बाख्तियार करने के लिए नहीं थी, 18वीं तरमीम सूबे के तमाम ऑर्गन्स को बाख्तियार करने के लिए थी। 10,242 अरब रुपए इनको मिले हैं, इन्होंने एक भी PFC अवार्ड नहीं दिया, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं दिया। NFC अवार्ड से ये पैसे लेते हैं, नीचे PFC अवार्ड नहीं देते। तो इन इख्तियारात और वसाइल को जब तक आप गलियों में लेकर नहीं आएंगे, ये महरूमी ख़त्म नहीं होगी, ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी। हमें हमारा इख्तियार चाहिए, हमें वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला हाउस से निकाल कर गली कूचों में इख्तियार चाहिए और ये आइन मुझे इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 140 मुझे इसकी इजाज़त देता है। हम कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, हम जायज़ बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, कल हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे कादिर मंदोखेल। उन्होंने कहा कि हम तो कोई ऐसा अचंभा नहीं करने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ तालीम और सेहत का महकमा ले रहे हैं और जो शहरी हुकूमत होगी, जो पावर ऑफ डेवोल्यूशन का बड़ा अहम मामला है, उसको तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, उसको तो हम वाटर बोर्ड दे रहे हैं। मुझे बताइएगा इसमें कितनी सदाकत है? तालीम और सेहत का महकमा कौन से दुनिया का निज़ाम जमहूरी है जिसमें जो है वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट नहीं डील करती? मुझे बताइए। तालीम और सेहत का शोबा तो होता ही लोकल गवर्नमेंट का है। कहीं भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तालीम और शोबे का, अब दुनिया भर में चले जाएं, जिन मुल्कों की जमहूरियत की मिसाल देते हैं ये, जब इनकी बिसात कोई आकर डिक्टेटर लपेटता है, उन जमहूरियतों में जाकर ये आवाज़, ये बात करें, जाकर इनको लोग जूते मारेंगे कि तुम तालीम और सेहत के महकमे तुम सेंट्रलाइज तरीके से सूबाई हुकूमत चला कैसे सकती है?
तो ये तो इनकी बात खुद जो है वो एज इफ के जो है, अच्छा फिर जो ये तालीम चला रहे हैं, आपको पता 49,000 स्कूल हैं सिंध के अंदर, 2300 अरब रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। 13 सालों में इनका अपना रिकॉर्ड है। 2300 अरब रुपए, 2300 अरब रुपए खर्च करके आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 70 लाख पूरे सिंध भर में। 11,000 स्कूल ही घोस्ट हैं। पहले हम टीचर्स घोस्ट सुनते थे, अब स्कूल घोस्ट है। अभी उन्होंने आप हमारे शोर मचाने पे 4900 स्कूल बंद किए हैं अब से 2 हफ्ते पहले। आप इनसे पूछें कि भाई 4900 स्कूल जो उसके जो पैसे जा रहे थे उस पे भी किसी को पकड़ा है? तो ये कैसी बात कर रहे हैं कि तालीम और सेहत का तो मुकदमा लिया है। तुम कौन होते हो ये मुकदमा लेने वाले? तुम आइन के तहत चल रहा है या ये मुल्क तुम्हारी अपनी जागीर है? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पूरा। एक तो भाई ये बात आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, फ्रॉड है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया मेयर को, उसके ऊपर एक सुपरा बॉडी बना दी। उस सुपरा बॉडी का जो हेड है वो होगा ये मिनिस्टर बल्दियात, और उसका जो एमडी लगाएगा वो लगाएगा वजीर आला। तो एक आपने बोर्ड बनाया चेयरमैन आपको कैमोफ्लेज करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, उसके ऊपर एक सुपरा बॉडी बना दी। इसी तरह से वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया आपने मेयर को, उसके ऊपर चेयरमैन बना दिया आपने वजीर बल्दियात को, और एमडी लगाएगा जो चीफ मिनिस्टर है। एक भी ट्रांसफर पोस्ट कोई उसके सुप्रीम ये जो वाइस चेयरमैन है वाटर बोर्ड का या जो चेयरमैन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, उसके कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा सर, कहीं ना कहीं उनका मौक़िफ़ ये रहता है क्योंकि ये जो मकामी क़यादत है ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है तमाम तर इंतज़ामात को चलाने में। तो उनको जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तमाम तर इंतज़ामात हमने इसलिए अपने हाथ में लिए ताकि बेहतरी आए। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे सर आप? पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में बहुत बेहतरी कर ली है। कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो लगा नहीं पा रही है, लाड़काना में एड्स तो रोक नहीं पा रही है, ये 11,000 स्कूल घोस्ट चला रहे हैं, ये थर में पानी तो दे नहीं पाए, बच्चे रोजाना मर रहे हैं। ये कराची को इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया, नालों की सफाई कर नहीं पा रही है। ये ये सिविल अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है। इन करप्शन की इंतहा कर 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह। मैंने अपने जमाने में 300 अरब रुपए खर्च हुए थे कराची में। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 10 साल हो गए मुझे उस ओहदे को छोड़े हुए, आज तक लोग उस काम को याद करते हैं। 300 रुपए का काम इतना होता है। इन्होंने 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए सिंध में। सिंध 500 दफा डिमोलिश करके 500 दफा नए तरीके से बन सकता था, इतना पैसा है। इनके इस करप्शन के पैसे से दुबई की प्रॉपर्टीज बढ़ गई है। बात करते हैं ये कि ये बेहतरी करेंगे, और ये ओ भाई जब काउंसलरों का निजाम था 2001 का, उस वक्त जो तरक्की हुई है डिवोल्यूशन ऑफ पावर से, वो तरक्की पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। और इनके अपने घर के लोग नाजमीन, ये फरियाल तारपुर साहिबा नवाब शाह से नाजमा थी, ये कायम अली शाह की जो साहिबजादी हैं वो खैरपुर से नाजमा थी, ये हैदराबाद के नाजिम मखदूम फैमिली के इनके भाई थे। ये कौन लोग हैं भाई? ये इनका भाई पाकिस्तान आइन से चलेगा ना। आप इनकी इस हठधर्मी की वजह से कराची में जो लावा पकड़ा है, कराची देखें यहां पर फॉल्ट लाइंस है, एथनिक फॉल्ट लाइन है, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है। 50 सालों से जितनी भी किलिंग्स हुई नहीं 3 फॉल्ट लाइन में हुई है। रॉ की यहां पर फुटप्रिंट्स हैं, यहां पर स्लीपिंग सेल्स हैं, यहां पर अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद, फतह के बाद तमाम मामला पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। आप बलूचिस्तान में धमाके देखें, आप एलओसी पे हमारे फौजियों का शहीद होना देखें। कराची में जब ये जो आप महरूमी पैदा कर रहे हैं, बाहर की मुल्कों की एजेंसियों को आप दावत दे रहे हैं कि यहां की महरूमियों का फायदा उठाकर यहां पर आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें थ्रू कराची। कल को कोई नौजवान चला जाएगा इसी रास्ते पे तो आप उसको पकड़ने के लिए आ जाएंगे, लापता करने के लिए आ जाएंगे, आप उसको मारने के लिए आ जाएंगे। मैं वफाक को, रियासत को आवाज लगा के कहता हूं, ये पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द आज बना रही है, इसको रोको खुदा के वास्ते। आज तो कल कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा। मुस्तफा भाई, सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एक पार्टी जिसके 99 सीटें हैं वो पार्टी क्यों अपने फैसले खुद ना करे। जमहूरियत तो यही कहती है। उसके मुकाबले में 70 अपोजिशन जमात की सीटें हैं और वो 70 माजरत के साथ बिखरी हुई हैं। कोई अपना धरना कहीं करता है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद किसी को ख्याल आता है, फिर 2 हफ्ते बाद किसी को ख्याल आता है। तो फिर पीपल्स पार्टी तो ठीक कह रही है कि हमारी माइट है और माइट इज़ राइट है।
देखिए फैसल भाई, किसी को धरना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कहीं पर आइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अददी अक्सरियत ज़्यादा है तो आप बादशाह बन जाएं, आप रियासत बना लें। ये मुल्क किसी की मेजॉरिटी के ऊपर नहीं चल रहा, किसी के कम या ज़्यादा होने पर नहीं चल रहा। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और इसी पीपल्स पार्टी के बड़ों के बनाए हुए आइन में लिखा है आर्टिकल 140A कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, शैल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट का, और थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को आइन एक्सप्लेन कर रहा है खुदारा। और इनके तमाम इनके मंशूर में थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है। किस आइन में लिखा था कि 2010 से 2015 तक ये इलेक्शन ना कराएं? जब चीफ जस्टिस आकर कहे कि इलेक्शन कराओ, फिर किस आइन में लिखा है कि 1.5 सालों से इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया? ये कहीं आइन में लिखा हुआ है? फैसल भाई ये बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं तो कहता हूं किसी को मुजाहरा करने की जरूरत ही नहीं भाई, मुल्क आइन के तहत चलाओ। ना तो ओपोजिशन अपनी अपनी हद क्रॉस करे, ना आप हद क्रॉस करो। इसी वजह से आज जो ये इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, मुझे बताइए कि जब ये जमहूरियत लपेटी जाती है, अगर लपेटी जाए कल, तो ये सिंध के लोग और खासतौर पर कराची हैदराबाद के लोग मिठाइयां क्यों ना बांटें? फिर आप बोलोगे कि बड़े गैर जमहूरी लोग हैं और तुम अपनी जमहूरियत के कारनामे देखते हो कि तुम क्या कर रहे हो हैं? फिर कहेंगे कि हम क्यों ना मिठाई बांटे इनकी जमहूरियत को जाने पे। ऐसी जमहूरियत है, इसलिए इसको कहते हैं जमहूरियत कि आप हर चीज अपनी पोजेस कर लें अपने पास। नहीं, ये जमहूरियत नहीं है, ये बदतरीन आमरियत है, ये वडेराना जागीरदाराना माइंडसेट है। ये अपने लोगों को भी इख्तियार देने के लिए, और हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, कराची से कश्मीर तक हर हाल में थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को इख्तियारात और वसाइल दे। देखिए पिछले 70 सालों से सिंध का वजीर आला सिंधी स्पीकिंग हमारा भाई बनता चला रहा है, खास तौर पे पिछले 40 सालों से, खास तौर पे पिछले 13 सालों से। अब जब सिंध की महरूमियों के ऊपर जब सिंध के लोग, हमारे सिंधी भाई इनसे हक मांगते हैं, तो कहते हैं कि भाई वफाक हमारे साथ बुरा कर रहा है, पंजाब हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बुरा कर रही है, ये लो हथियार पकड़ो और जिए सिंध का नारा लगाओ। ये मैं कहता हूं कि भाई 10,242 अरब रुपए तो एक सिंधी वजीर आला के पास आए और हमारे भाइयों के पास आए, उसने अपने इख्तियारात सिंधियों को कितने दिए हैं? उसने भाई वफाक ने हमारे साथ बुरा किया होगा, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बुरा। पहले तो ये बताओ कि भाई तुम्हें जो इख्तियारात मिले, तुमने अपने लोगों को वो इख्तियारात और वसाइल कितने दिए हैं? मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं कि वफाक को कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, इदारों जुडिशरी को कह रहा हूं, मीडिया को कह रहा हूं, पार्लियामेंट को कह रहा हूं, वजीर आजम को कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के पैसे लेकर ये नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी पैसे से करप्शन करके जब हम हक मांगते हैं तो कहते हैं पंजाब बुरा कर रहा है, वफाक बुरा कर रहा है, और उसके खिलाफ लोगों को खड़ा कर देते हैं और सिंध की अलहदगी का नारा लगवाते हैं। ये पीपल्स पार्टी नारा लगवा रही है सिंध की अलहदगी का। इसको अगर आपने नहीं रोका, ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं ये लोकल कराची का मसला, सिंध का मसला, ये लोकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है फैसल साहब, ये मुल्क की नेशनल इकोनॉमी का मसला है। आज भी कराची मुल्क चला रहा है पूरा। मुस्तफा भाई, आपने कहा कि 40 साल तक एक जुबान बोलने वाले वज़ीर आला रहे, 13 साल लगभग गवर्नर भी रहे। अब सवाल करने वाले तो ये भी सवाल करते हैं कि उन 13 सालों में कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर मिला, उन 13 सालों में क्या मामलात रहे। इसका अगर आप जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल अब ये भी है कि जब आप कह रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी सड़कों पे आने की, तो फिर क्या ऑप्शन है? अदालत ही फिर वो ऑप्शन रह गया है? फिर फैसल भाई, आपकी पहली बात का जवाब तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हम नाइली एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल अपनी अकरबा परवरी, अपनी ये जो सारे जो पूरा 13 साल दौर गुजरा है, 14 साल गवर्नर का, बिल्कुल हमें जो कुछ था हमने वो भी तबाह बर्बाद कर दिया। हमने बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस, यूनिवर्सिटी हमने तबाह कर दी। कराची की तालीम तबाह हो गई। जो पीले काले लाल स्कूल से इंजीनियर्स, डॉक्टर, जजेस, जर्नल बनते थे, सब कुछ तबाह। मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं खुले दिल में, अगर इसमें मेरा भी जितना कसूर है, मुझे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। जब भी हमने अपनी सेनेटरशिप छोड़ी है, अपनी 30 साल की रफाकत छोड़ी है, अपनी मेयरशिप, अपने पर्सन प्रिविलेजेस छोड़े और हमने ये बगावत की है। इसी वजह से हमने बगावत की। 2013 में मैं सेनेटर था, मैं सिटिंग सेनेटर था, 6 माह हुए थे, मैं 5.5 साल की अपनी सेनेटरशिप छोड़कर चला गया। फिर 2016 में मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर इस निजाम, इसी जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, हमने इस करप्शन के खिलाफ, इस बददियानती के खिलाफ, मुहाजिरों के नाम पर जो ये कर रहे थे, हमने उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद की और आज तक उस बात पे खड़े हैं। तो मैं तो अपना कसूर मानता हूं इस वाली बात पे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नहीं, बिल्कुल अदालतों को तो हमसे बोले बगैर
ये इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो सिर्फ अदालतें नहीं, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, आप मीडिया के लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं कि आप इन मसाइल को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा रहे हैं। इस मसले को आपने उठा रखा है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं तमाम मीडिया के लोगों को। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये लोकल इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू। वजीर आजम कैसे जो है वो खामोश रह सकते हैं? वजीर आजम, फेडरल कैबिनेट कैसे खामोश रह सकती है भाई? एस्टेब्लिशमेंट कैसे खामोश रह सकती है? जुडिशरी कैसे खामोश रह सकती है? ये मुल्क की सालमियत का मसला है। आपने ओथ उठा रखा है मुल्क की दफा के लिए। आपको कोई उसी को पकड़ना है जिसके हाथ में बंदूक हो, जो बगैर बंदूक के बंदूक वाले बना रहे हैं, दहशतगर्द बना रहे हैं, आप उनको नहीं पकड़ेंगे सिर्फ जमहूरियत के नाम पर। मैं कहता हूं कि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है और लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब।